साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों भूल जाइए इस समय पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। क्या अमेरिका कह रहा है, क्या रूस कह रहा है, क्या यूक्रेन, सब कुछ तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन इस समय भारत की राजनीति के भीतर जो कुछ चल रहा है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पद पर धनखड़ साहब जब थे तो उनके फॉर्म की हम सब बात करते थे। इस्तीफा दिया तो उसके बाद कहां गई स्थिति, कैसे बदल गई परिस्थिति, ये भी आप देख रहे हैं। शुरू में तो इंडिया अलायंस को बड़ा मजा आ रहा था कि देखा घर में ही फूट डाल दिया हमने, घर में झगड़ा चल रहा है। जैसे ही धनखड़ साहब नहीं मिल रहे थे तो कहने लगे देखो कहां गायब हो गए, कहां गायब हो गए। अब जब उपराष्ट्रपति के पद पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है दोस्तों, तो उसका असर कितना गहरा पड़ा है ये बात आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया अलायंस में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। समझ नहीं पा रहे हैं, एक दिन तो समझ ही नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं। इसे कहते हैं वास्तव में दोस्तों मास्टर स्ट्रोक। अगर आप समझना है, एक तो बुरी परिस्थिति थी, सही मायने में कहिए, ठीक है हम कह रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब ने ये किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो ये तो पता चलता है ना कि भाई एनडीए के लिए, भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने दोस्तों कितना बड़ा बदलाव किया है। एक साथ सीधे सीधे 5 राज्यों पर असर पड़ रहा है। और सिर्फ असर पड़ रहा हो बात इतनी नहीं है, इंडिया अलायंस में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे 10 झटके लगे हैं। आप गिन लीजिएगा, ये झटके सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए एक नाम का ऐलान नहीं है, बल्कि ये कहानी उससे बहुत आगे की है। अब तो पूरा हिसाब भी चुकता होना है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि ज़रूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा आपके क्या विचार हैं। और हाँ दोस्तों, आज एक नया गीत HB मेलोडी पर अपलोड करूंगा, नारी शक्ति से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस देश की नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी से जुड़ा एक नया गीत अपलोड करूंगा कुछ ही घंटे में। तो बनाए रखिएगा नज़रें, बाकी गीतों को देखिएगा, HB मेलोडी भूलिएगा नहीं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, 2 तस्वीरें बल्कि। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको एक खुशनुमा माहौल दिखेगा, खुशी का एहसास होगा दोस्तों। ऐसी तस्वीरें सामान्य रूप से कम मिलती हैं, नजर नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, जो इस समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। आप चाहें तो कह लीजिए भावी उपराष्ट्रपति हैं ये। दोनों की ट्यूनिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलने का सुखद एहसास, वो गर्मजोशी। मैं कहता हूं ना दोस्तों कि किसी को प्रधानमंत्री मोदी अगर लाते हैं तो उसके पीछे बहुत गहरी वजह होती है। धनखड़ उस समय उस परिस्थिति में सबसे योग्य उम्मीदवार थे। हमने भी देखा, हमने बताया भी, आप भी महसूस कर रहे थे। वो चले गए तो ऐसा नहीं कि शून्य हो गया, विहीन हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम मोदी जी के लिए दोस्तों ये बात हम कह सकते हैं कि उन्होंने नेताओं की ऐसी फौज खड़ा कर दी है कि आपको कमी महसूस नहीं होगी। और इसीलिए ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई सिर्फ औपचारिकता है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ उम्मीदवार अभी आप कह सकते हैं, लेकिन यही उपराष्ट्रपति है। क्यों भाई, मैं आपको बताऊं दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा, विधानसभा माफ कीजिएगा, सांसद वोट करते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के हैं।
इनको 349 सीट चाहिए और एनडीए के पास लोकसभा में 542 में से 293 सांसद हैं, राज्यसभा में 129, यानी कुल मिलाकर के 422 सीटें हैं। सिर्फ एनडीए की अपनी सीटें चाहिए कितना, 349। तो वैसे ही दोस्तों कम से कम आप समझिए ना, 50 20 70 75 सीट ज्यादा है। और ऊपर से अगर अदर्स को जोड़ लिए, जैसे 45 सीटें इसमें है वाईएसआरसीपी, बीजेडी, ये भी वोट करेंगे, हो सकता है साथ भी दें, तो कहां पहुंच जाएगी संख्या। यानी ये उपराष्ट्रपति बनना तय है। लेकिन उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही दोस्तों आप देखिए तमिलनाडु की राजनीति में हंगामा मच गया, महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया, झारखंड की राजनीति में हंगामा मच गया। सीधे सीधे तमिलनाडु के एक व्यक्ति को सामने लाने से जो स्टालिन लगातार बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, एक दिन तो आवाज तक नहीं निकली। यही सच्चाई है। मैं आपको 10 कहानियां दिखाता हूं दोस्तों, कैसे ये मास्टर स्ट्रोक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दोस्तों 100 साल पूरा हो रहा है, आप जानते हैं ना। और पहली बार लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण में किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न केवल जिक्र किया बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं बाइट नहीं निकाला दोस्तों, मैं पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके बाद पूरी कहानी सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। अब आप बोलेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, इस ऐलान के ठीक 2 दिन बाद आरएसएस के ही समर्पण का फल है दोस्तों कि आरएसएस का एक पुराना कार्यकर्ता सीपी राधाकृष्णन, उनको एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, 100 साल आरएसएस के। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, संघ को राजनीतिक स्वीकार्यता देने का मास्टर स्ट्रोक। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, 2 बार सांसद चुने गए, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। लेकिन अगर आप सबकी नजर से देखेंगे ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 16 साल की उम्र से जुड़े। और प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, जो लोग बोल रहे थे ना कि मोदी जी तो बड़े कमजोर हो गए, अब कहां टिकेगी सरकार, और ये तो अपने 2-3 जो यूट्यूबर हैं जो चापलूसी में लगे रहते हैं, उन्होंने तो हर साल वो लिखते हैं कि ये मोदी जी का आखिरी भाषण है। आप जानते हैं कि नहीं, मैं नाम लेके बोल देता हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी इस बार भी लिखा था 15 अगस्त के भाषण के बाद ये लाल किला से आखिरी भाषण, पिछले साल भी लिखा था, हर साल लिखते हैं। अब लीजिए, मोदी जी ने एक आरएसएस के व्यक्ति को बनाया, एनडीए के सारे घटक दलों ने खुशी जताई, चंद्रबाबू नायडू, एआईएडीएमके, तमाम जितने भी बड़े बड़े दल हैं, नेता हैं, नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। यह है दूसरी सबसे बड़ी कहानी। तीसरी कहानी दोस्तों, विचारधारा का यह मास्टर स्ट्रोक है। आप समझ लीजिए, आप बोलेंगे कैसे, पूरी की पूरी राजनीति 180 डिग्री घूम गई। आप जानते हैं ना दोस्तों, इस समय की परिस्थिति एक, भाई जब जगदीप धनखड़ का ये कांड सामने आया, तब सबके मन में सवाल उठने लगा, ये तो होना ही था, आप ऐसा करते क्यों हैं भाई? इतने बड़े पोस्ट के लिए कम से कम सियासी पृष्ठभूमि तो देखना पड़ेगा ना भाई। जगदीप धनखड़ की पुरानी पृष्ठभूमि जो है वो समाजवादी और कांग्रेस की रही है। ये भाजपा में आने के बाद कुछ ज्यादा ही उछलने लगे,
सीमाओं को तोड़ने लगे। अगर ये अपने विचारधारा के होते तो आपके साथ ये परेशानी ना आई होती। राधा कृष्णन ने दोस्तों, ये भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से उपजे हुए नेता हैं। 16 साल की उम्र में, यानी विचारधारा का भी एक मास्टर स्ट्रोक है। सीपी राधाकृष्णन से ये भी चीज पुष्ट होती है। चौथा, स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं के लिए। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो होगी दोस्तों। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अन्नामलाई भाई पूरे फॉर्म में थे। तमिलनाडु की राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, काफी हद तक आगे बढ़ाया। फिर AIADMK से गठबंधन के लिए उनको वो अध्यक्ष पद से दूर हुए। लोग कहने लगे, भाजपा भूलती नहीं है दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, नहीं भूले। फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से यहां तक पहुंचे, सामान्य स्वयंसेवक से। इसका मतलब एक मैसेज बहुत क्लियर कट है। अगर आप निष्ठा के साथ, विचारधारा के साथ काम करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। आपको समय आने पर जब जरूरत पड़ेगी तो किसी भी पोस्ट तक पहुंचाया जा सकता है। भाई रामनाथ कोविंद पहुंचे, द्रौपदी मुर्मू पहुंची, आप भी पहुंच रहे हैं और आप भी पहुंच सकते हैं। यह तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है दोस्तों, और कहीं नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है। तो यह है चौथा मास्टर स्ट्रोक। पांचवा मास्टर स्ट्रोक, तमिलनाडु के गौरव का। अब देखिए, तमिलनाडु एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलती है, एक भी सीट नहीं। जीरो एड्रेस है भाजपा का वहां पे। जो ये जीरो एड्रेस बोलते हैं ना राहुल गांधी, लेकिन आप सोचिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। बोलते हैं ना, झारखंड में आपने एक ऐसे व्यक्ति को, गैर आदिवासी को बनाया, हरियाणा में आपने गैर जाट को बनाया। अरे भाई, जिसमें टैलेंट दिखा आगे बढ़ाया। तमिलनाडु से एक सीट नहीं मिलती है भाजपा को। उपराष्ट्रपति तमिलनाडु का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर तमिलनाडु का, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री तमिलनाडु की। इतना बड़ा बड़ा पोस्ट, और भाजपा को लोकसभा में सीट शून्य। यह है तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का गौरव। और आप तो यह भी देखे होंगे ना दोस्तों, भाई लोकसभा में सेंगोल की स्थापना हो, काशी तमिल संगमम हो, हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की संस्कृति को इस कदर सम्मान, प्राथमिकता देने का प्रयास किया है कि उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया। और मैं तो जब देख रहा था दोस्तों, तो इस एक कहानी पर भी नजर पड़ी। मैंने वीडियो भी देखा। अब वीडियो मैं आपको, आप जानते हैं कॉपीराइट की वजह से वो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की मम्मी का एक बयान आया। वो कह रही हैं कि जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं से प्रभावित होकर अपने बेटे का नाम राधाकृष्णन रखा था। और आप देखिए, पहला उपराष्ट्रपति और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनका नाम उन्हीं की प्रेरणा से माताजी ने रखा था। यह है तमिलनाडु का गौरव। तो ये पांचवा, छठा मास्टर स्ट्रोक, ये तो गजब है दोस्तों। एक साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों को साध लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खुश हो गई, ये तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक साथ 5 राज्यों को साधना एक व्यक्ति से कैसे हो गया? मैं 5 राज्यों की कहानी आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र, सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। जब वो महाराष्ट्र से कल निकल रहे थे तो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए।
भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं दोस्तों, ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय है कि जो उनके राज्यपाल हैं उनको वो अब उपराष्ट्रपति पद पर जा रहे हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड, भाई द्रौपदी मुर्मू तो झारखंड की राज्यपाल थी, ये भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं सीवी राधाकृष्णन। और देखिए झारखंड का जो राज्यपाल रहा अब वो राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी बनने जा रहा है। ये झारखंड के लिए भी गौरव का क्षण है दोस्तों। तीसरा राज्य और चौथा राज्य तेलंगाना और पुडुचेरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इस समय की बात कह रहा हूं, अभी भी सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त कमान दिया था। ये पहले की बात बता रहा हूं, यानी ये कार्यकारी तौर पर तेलंगाना और पुडुचेरी का भी काम संभाल चुके हैं। 4 राज्य हो गए, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और 5वां राज्य है तमिलनाडु, क्योंकि ये वास्तव में तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में जन्म हुआ, तमिलनाडु में राजनीति की, तमिलनाडु में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और तमिलनाडु से 2 बार ये सांसद भी रहे। अगला मास्टर स्ट्रोक देखिए, दक्षिण भारत के लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन पूरे के पूरे दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कई सारी पार्टियों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं, जैसा कि मैंने अभी सारे राज्यों का नाम बताया। और एक बात आपको बताऊं मैं दोस्तों, डीएमके की बात बताऊं, डीएमके की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि और स्टालिन दोनों को जेल में ठूस दिया था कांग्रेस ने, जिसके साथ आज गलबहियां चल रही हैं। डीएमके वाजपेयी सरकार में पार्टनर थे और डीएमके के मंत्रियों को ही मनमोहन सोनिया के समय जेल भेजा गया था। नाम बता देता हूं आपको, ए राजा, कनिमोझी, इन सबको जेल भेजा गया था। अब तो तमिलनाडु के ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है और इसीलिए ये तमिलनाडु की राजनीति के भी एक लिए बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक बन रहे हैं दोस्तों। तमिलनाडु से इनका जो जुड़ाव है वो वहां के लोगों को पता है। ये जन नेता हैं, ये लोकप्रिय नेता हैं, ये पैराशूट वाले नेता नहीं हैं। इन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है दोस्तों तमिलनाडु में और बड़े बड़े अभियानों में ये शरीक रहे हैं और तमिलनाडु में रहते हुए इनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सालों पुराना कनेक्शन रहा है। मैंने तो आपको 16 साल से बताया, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं नवा स्ट्रोक बताता हूं, मास्टर स्ट्रोक। ओबीसी समुदाय का ये मास्टर स्ट्रोक है। आप जानते हैं दोस्तों, अभी एनडीए उम्मीदवार बन गए, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है इस बात को समझिए। सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारकर एनडीए ने इंडी अलायंस खासकर डीएमके को डबल टेंशन में दे दिया है और उसकी वजह यह है कि राधाकृष्णन राज्य के प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आते हैं और जिस समुदाय से आते हैं उसका वोट बैंक डीएमके को ज्यादा मिलता है। यानी डीएमके का ओबीसी समुदाय में जहां सबसे मजबूत पकड़ है, उसी समुदाय से सीपी राधाकृष्णन आते हैं। दूसरा, डीएमके क्षेत्रीय गौरव की बात करती है ना, प्राइड की। हम भी करते हैं भैया तमिल प्राइड, हमें क्या दिक्कत है, हमारे देश की चीज है। लेकिन उस प्राइड को सीपी राधाकृष्णन रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और एक 10वां पॉइंट भी आपको बताता हूं, ये भी ओबीसी से जुड़ा है। अब देश में 3 सबसे बड़े पद देखिए, दलित महिला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी। ये जो राहुल गांधी सुबह शाम ओबीसी ओबीसी करते हैं, लीजिए अब 2 सबसे प्रभावशाली पदों पर ओबीसी नेता बैठा है। उपराष्ट्रपति पर भी बैठेगा
और प्रधानमंत्री तो ओबीसी समुदाय के हैं ही। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 10 निशाना साध लिया है, एक साथ 10 निशाना, कम से कम 5 राज्यों पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उन्होंने वो भाव प्रदर्शित किया है जो लोगों को लग रहा था कि अब तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, खुलेआम किया है। तो ये फैसला दोस्तों वास्तव में बहुत बड़ा है। हालांकि मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं कि विपक्ष धनखड़ जी को मना रहा है, फिर किसी और का नाम आ रहा है। अब जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सीपी राधाकृष्णन का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है। जो भी लोग अटकलें लगा रहे थे वो सब के सब धाराशायी साबित हुए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी आज प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उसे आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं, उसी से जुड़ा एक गीत अपलोड कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।